Hello students, this is Shra Pandey and I welcome you all to the Law Ed channel. आज हम सेकंड लेक्चर लेके आए हैं ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं बता दूं, मैं डेली शाम के 6 बजे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की वीडियो लेकर आपके सामने आ रही हूँ और मैं 5 वीडियोस में सिर्फ और सिर्फ 5 वीडियोस में पूरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपका कंप्लीट हो जाएगा। एंड आई कैन अश्योर, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो इसके बाद आपको कहीं से कोई और लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं केस लॉज भी आपको साथ में बताते चलूं, और जो हमारे नए क्रिमिनल लॉज हैं गुजरात जुडिशरी में, छत्तीसगढ़ जुडिशरी में, यूपी जुडिशरी, बिहार जुडिशरी, और आपको पता होगा अभी राजस्थान की भी नोटिफिकेशन आई है, दैट मीन्स वैकेंसी नोटिफाई करी गई है। तो इन सारे स्टेट जुडिशरी में आपके लिए ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर आप लॉ स्टूडेंट भी हैं तो आपके कॉलेज लाइफ में भी ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप शुरू करने वाले हैं इस लेक्चर को तो आप अपने साथ बैरक लेकर जरूर आइएगा। सो लेट्स स्टार्ट। हम सेक्शन 22 से स्टार्ट करने वाले हैं। सेक्शन 22 इज टॉकिंग अबाउट द कन्फेशन व्हिच इज कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोercion और प्रॉमिस व्हेन इररिलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। सी, इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस, ये 3 वर्ड तो दिए हुए थे हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में, लेकिन कोercion वर्ड यहाँ ऐड किया गया। ठीक है, ये थोड़ा सा न्यू पॉइंट है तो आप ध्यान में जरूर रखिएगा। सेक्शन 22 is saying that a confession which is made by an accused person, confession accused person के द्वारा किया जा रहा है। confession का क्या मतलब होता है कि मैं अपनी गिल्ट को एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैंने गलती करी है, मैं ये कन्फेस कर रही हूँ, मैं जाके कोर्ट में, मजिस्ट्रेट के सामने, किसी भी पर्सन के सामने मैं बता रही हूँ कि हाँ मैंने ये गलती करी है, आई एम कन्फेसिंग समथिंग। ओके, तो अगर कोई भी कन्फेशन एक्यूज्ड के द्वारा किया जा रहा है वो इररेलेवेंट हो जाएगा क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, अगर ओके इफ मेकिंग ऑफ कन्फेशन, अगर ये अपीयर हो रहा है कोर्ट को कि ये जो कन्फेशन है ये तो इंड्यूसमेंट के द्वारा किया जा रहा है, थ्रेट के द्वारा किया जा रहा है, कोercion या प्रॉमिस के द्वारा किया जा रहा है। दैट मीन्स किसी पर्सन ने किसी को उकसा दिया कि तुम्हें कोर्ट में जाकर कन्फेशन करना पड़ेगा, या फिर उसे डराया धमकाया गया है, या फिर किसी और के लिए डराया धमकाया गया, कोर्स किया गया है, या उससे प्रॉमिस किया है किसी पर्सन ने कि तुम जाके कोर्ट में अपनी गिल्ट एक्सेप्ट कर लो, तुम्हें मैं चार्ज से बचा लूंगा। ठीक है, हैविंग रेफरेंस टू द चार्ज। ओके, चार्ज के रिगार्डिंग में ही कोई इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोercion या प्रॉमिस अगर मिलती है अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन प्रोसीडिंग फ्रॉम अ पर्सन इन अथॉरिटी। सी, अब कोercion, थ्रेट, प्रॉमिस या इंड्यूसमेंट कौन कर रहा है? जो कि पर्सन इन अथॉरिटी है और सफिशिएंट है कोर्ट के ओपिनियन में कि जो एक्यूज्ड पर्सन है वो इस थ्रेट से तो इस थ्रेट का उस पर असर होने वाला है, वुड अपीयर टू हिम रीजनेबल फॉर सपोजिंग दैट ही वुड गेन एनी एडवांटेज। और जो एक्यूज पर्सन है उसे लगता है कि अगर मैं ये कन्फेशन कर दूं तो मुझे कोई एडवांटेज मिलने वाली है, या फिर किसी ईवल से मैं बच सकता हूँ, किसी भी तरह का हो सकता है मुझे कम पनिशमेंट मिले, या फिर अगर मैं इस पर्सन को बता दूं कि हाँ मैंने ही ऑफेंस करा है तो ये पर्सन तो इस अथॉरिटी पर है कि ये मुझे सजा नहीं होने देगा। अगर हमें ये चीज लगता है और उस बेसिस पर हमने कन्फेशन करा है तो दैट कन्फेशन विल बी इररेलेवेंट। आई होप फर्स्ट पैराग्राफ आपको समझ आया। Provided that if confession is made after impression caused by any such inducement, threat, coercion or promise has an opinion of court been fully removed is relevant. See, जब इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोercion और प्रॉमिस मिला उस वक्त अगर हमने कोई भी कन्फेशन करा वो तो इररेलेवेंट होगा। लेकिन अगर कोर्ट को ये लगता है, कोर्ट ये सैटिस्फाइड है कि हाँ जो इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोercion या प्रॉमिस था उसे तो फुल्ली रिमूव किया जा चुका है, अब आप पर किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है, आपको कोई थ्रेट नहीं कर रहा है, उसके बाद अगर आप कन्फेशन दे रहे हैं तो आपका कन्फेशन रेलेवेंट हो जाएगा कोर्ट में। ठीक है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ सच अ कन्फेशन इज अदरवाइज रेलेवेंट, कोई कन्फेशन अदरवाइज रेलेवेंट तो है तो सिर्फ इस वजह से उसको इररेलेवेंट नहीं मान लिया जाएगा कि उस पर्सन ने कन्फेशन इसलिए किया था कि वो उसने प्रॉमिस लिया था सीक्रेसी का। अगर ए ने बी को ये कन्फेस करा है कि मैंने सी का मर्डर करा है और उसने बी से ये प्रॉमिस ले लिया था कि तुम किसी को बताओगे नहीं ये बात, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो कन्फेशन इररेलेवेंट हो जाएगा। ओके, मियरली बिकॉज द प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी वहां पर ली गई थी, या डिसेप्शन प्रैक्टिस कर दिया गया था एक्यूज्ड के ऊपर, या फिर वो एक्यूज पर्सन ड्रंक था जब उसने ये स्टेटमेंट दिए,
या फिर उसने किसी क्वेश्चन का आंसर दे दिया है जो कि उसे आंसर नहीं देना चाहिए था। अगर किसी पर्सन ने पूछा क्या आपने सी के घर चोरी करी है, उसने कह दिया हाँ मैंने करी है, दिस इज आंसर टू क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सारी चीजें, या फिर वो ये बात कह रहा है, वो एक्यूज पर्सन ये कह रहा है कि मुझे तो वार्निंग नहीं मिली थी कि अगर मैं कन्फेस कर दूंगा तो फिर आप लोग मुझे जेल में डाल देंगे। तो ये सारा कोई ग्राउंड नहीं है, इसके बाद भी अगर आपने कोई कन्फेशन करा है तो दैट विल बी अ रेलेवेंट कन्फेशन। ठीक है, और उसे एज एन एविडेंस हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगेंस्ट दैट पर्सन जिसने कन्फेशन दिया है। ठीक है, ये था हमारा सेक्शन 22। सेक्शन 22 हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस सेक्शन का। और ये जो कन्फेशन है एट द स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी हो सकता है, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस पर एक केस था हमारा, पाकला नारायण स्वामी का केस है, एंड निशिकांत झा का केस भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ प्यारेलाल भार्गव वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस हम देखेंगे, और एक पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो ये 3-4 केसेस इस सेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। Now comes section 23. It talks about the confession to police officer. अगर हमने किसी पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन दे दिया तब क्या होगा? तो अगर हमने कोई भी कन्फेशन पुलिस ऑफिसर को दिया है तो उससे कन्फेशन नहीं माना जाएगा, पुलिस ऑफिसर उसे प्रूव नहीं कर सकती उस पर्सन के अगेंस्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज सेइंग दैट नो कन्फेशन मेड बाय एनी पर्सन while he is in custody of police. कोई भी पर्सन अगर पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में था या उसके इमीडिएट प्रेजेंस में अगर कोई कन्फेशन दे रहा है, इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट, ओके, पुलिस कस्टडी में तो था कोई पर्सन, लेकिन अगर वो मैजिस्ट्रेट के सामने अपना कन्फेशन दे रहा है तो वो कन्फेशन हमारे लिए रेलेवेंट हो जाता है। ठीक है, सिर्फ पुलिस ऑफिसर को आप कन्फेस कर रहे हैं तो वो रेलेवेंट नहीं रहेगा, लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप जज के सामने, दैट मीन्स मैजिस्ट्रेट के सामने अगर आप कन्फेशन दे रहे हैं तो दैट विल बी अ रेलेवेंट कन्फेशन, provided that when any fact is disposed to as discovered in consequence of information received. इंफॉर्मेशन के साथ साथ कोई फैक्ट डिस्पोज हो रहा है, किसी भी डिस्कवरी हो रही है किसी भी चीज की फ्रॉम अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस। एक्यूज्ड ने बताया कि मैंने बी को स्टैब करा था और चाकू मैंने किचन में छुपाया है उसके। ठीक है, तो अगर हम चाकू किचन से अगर हम डिस्कवर कर ले रहे हैं उस नाइफ को तो दैट विल बी अ रेलेवेंट एविडेंस हियर। भले अगर हमने सिर्फ पुलिस को अगर हमने कन्फेशन करा था कि हाँ हमने स्टैब करा अबी को और चाकू मैंने किचन में छुपाया, ठीक है, तो ये कन्फेशन तो रेलेवेंट नहीं रहेगा क्योंकि हमने सिर्फ पुलिस ऑफिसर को कन्फेस किया है। और अभी अभी हमने क्या कहा, पुलिस ऑफिसर को दिया हुआ कन्फेशन तो वैलिड ही नहीं है। लेकिन ये पैराग्राफ क्या कह रहा है कि उस कन्फेशन के साथ अगर आपने डिस्कवरी की है किसी सब्सटेंस की तो वो डिस्कवरी रेलेवेंट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नॉट एज कन्फेशन। Section 24 is talking about consideration of proved confession affecting person making it and others jointly under the same trial. See, when more persons than one are being tried jointly, एक से ज्यादा लोगों की ट्रायल चली for the same offense, एक ही offense के लिए, ठीक है, और उनमें से किसी एक ने कन्फेस कर दिया है कि मैंने, दैट इज ए और बी का अगर ट्रायल चल रहा था, ए ने ये कन्फेस कर दिया कि मैंने और बी ने मिलकर सी को स्टैब किया है, तो यहाँ पर ए की जो स्टेटमेंट है वो बी के अगेंस्ट भी यूज करी जा सकती है। सेक्शन 24 ये बात कह रहा है, लेकिन इसमें एक कैच ये है कि अगर सिर्फ ए पर ट्रायल चल रही होगी तो, और तब ये कहता है कि मैंने और बी ने मिलकर स्टैब करा है सी को, तब बी पर नहीं ट्रायल चल सकती। ओके, तब बी पर सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग रेलेवेंसी नहीं होगी इस स्टेटमेंट की, क्योंकि जब ए और बी दोनों पर ट्रायल चल रहा होगा, सी व्हेन मोर पर्संस देन वन आर बीइंग ट्राइड जॉइंटली, जब जॉइंट ट्रायल चल रहा होगा, सेम ऑफेंस के लिए चल रहा होगा, तब एक पर्सन दूसरे पर्सन के खिलाफ कन्फेशन, अपने लिए कन्फेशन वो दे रहा है तो उस पर्सन के तरफ से भी बता सकता है कि यस वी बोथ कमिटेड दिस ऑफेंस। ओके, और ऑफेंस में क्या क्या चीजें शामिल हो जाएगी, तो अबेटमेंट भी शामिल होता है, अटेम्प्ट भी शामिल होता है उस ऑफेंस का। ठीक है, और जहां पर ट्रायल चल रहा है मोर पर्सन देन वन, एक से ज्यादा, दैट मीन्स दो या उससे ज्यादा लोगों का ट्रायल चल रहा है, और जो एक पर्सन है उसमें से, दैट मीन्स एक जो एक्यूज्ड है वो भाग गया है या फिर जिसे हमने नहीं पकड़ा या हम पकड़ नहीं पाए हैं, ओके, और हमने प्रोक्लेमेशन इशू करा एज पर सेक्शन 84 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो वो पर्सन अगर एब्सकॉन्ड कर चुका है या हम उसे नहीं पकड़ पाए हैं, स्टिल उस पर्सन के खिलाफ हम कन्फेशन दे सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ मान लिया जाएगा कि उन पर जॉइंट ट्रायल चल रहा है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन।
अब इलस्ट्रेशन देख लीजिए स्टूडेंट्स, ए एंड बी आर जॉइंटली ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ सी, ठीक है, और ये प्रूव किया गया दैट ए ने कहा है बी और मैन ने मिलकर सी को मारा है, तो ये तो कन्फेशन हमारे लिए रेलेवेंट हो जाएगा इस सेक्शन के अकॉर्डिंग। वही इलस्ट्रेशन क्या कह रहा है कि ए पर ट्रायल चल रहा था फॉर द मर्डर ऑफ सी, और एविडेंस दिखाया गया कि ए और बी ने मिलकर मारा है सी को, और बी आकर अब कोर्ट में कहता है कि ए और मैंने मिलकर सी को मारा है, तो ये स्टेटमेंट इस सेक्शन के अकॉर्डिंग रेलेवेंट नहीं हो जाएगा, कोर्ट कंसिडरेशन में नहीं लेगी, क्योंकि ए और बी को तो ज्वाइंट ट्रायल किया ही नहीं गया, सिंपल सी बात। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा कन्फेशन का पार्ट। अब एडमिशन का एक और सेक्शन यहाँ पर है, दैट इज एडमिशन इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ बट मे स्टॉप। एडमिशंस जो होते हैं, जो हम सेक्शन 17 में कर रहे थे, याद है सेक्शन 15 में डेफिनेशन मिली थी, सेक्शन 16 में हम देख रहे थे कि कौन से पर्सन एडमिशन करते हैं, ओके। तो एडमिशंस कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होते हैं किसी भी मैटर के, लेकिन उसे स्टॉपल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है अंडर द प्रोविजंस हियरइन आफ्टर कंटेन। अब स्टॉपल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, सपोज मैंने ये स्टेटमेंट दिया कि हाँ उस दिन मैंने साइन करा था, या मैंने बताया कि बी को तो मैंने कुछ पेन्स गिफ्ट करे थे, ओके, ये हमने एडमिट किया है कि हाँ हमने बी को पेन गिफ्ट करा था। अब हम बाद में ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं मैंने तो नहीं गिफ्ट करा था, मुझे स्टॉप कर दिया जाएगा, ओके, दैट इज स्टॉप, हमें रोक दिया जा रहा है, अपने एडमिशन वाले जो स्टेटमेंट्स हमने दिए हैं उसे डिनाई करने से हमें रोक दिया जाएगा, तो दैट इज नोन एज स्टॉपल। तो एडमिशंस पर रूल ऑफ स्टॉपल काम करता है, ओके। एविडेंस एक्ट में सेक्शन नंबर 31 था, यहाँ पर हमारा सेक्शन नंबर 25 है। तो अगर आपसे पूछा जाए एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एडमिशन क्या होती है, तो हम कहेंगे कि वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होते हैं, लेकिन एज एन स्टॉपल हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके, और ये एक सब्सटैंटिव एविडेंस होते हैं। अब हम आ रहे हैं स्टेटमेंट बाय पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज एविडेंस। अब जिन लोगों को एज अ विटनेस कोर्ट में नहीं बुलाया जा सकता, उनके स्टेटमेंट की हम बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात है सेक्शन 26। सेक्शन 26 टॉक्स अबाउट द केसेस इन विच स्टेटमेंट ऑफ रेलेवेंट फैक्ट बाय पर्सन हु इज डेड या कैन नॉट बी फाउंड एटसेट्रा। सी, हम स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं जो कि ओरल या रिटन है या वर्बल है, उन लोगों के बारे में, ऑफ रेलेवेंट फैक्ट मेड बाय पर्सन हु इज डेड, जो कि डेड हैं या जिन्हें नहीं हम खोज पा रहे हैं, या फिर इनकेपेबल हो गए हैं गिविंग एविडेंस से, या फिर जिनकी अटेंडेंस को हम प्रोक्योर नहीं कर सकते हैं बिना किसी अमाउंट के डीले और एक्सपेंसेस, ठीक है, हो सकता है हमें लेट हो जाए उस पर्सन के, सपोज ही दैट पर्सन इज लिविंग इन अमेरिका, हम चाहते हैं वो आकर अभी अभी यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे दे, और उसके स्टेटमेंट से कोई डिले हो सकती है, उसे आने में काफी टाइम लगेगा, ओके, तो डिले होने वाला है, या फिर एक्सपेंस काफी खर्च होने वाला है, या उस पर्सन को हम खोज ही नहीं पा रहे हैं, या फिर वो पर्सन की डेथ अगर हो चुकी है, तो उन स्टेटमेंट्स को हम सेक्शन नंबर 26 में रेलेवेंट मानते हैं, ठीक है। सेक्शन नंबर 26 इज ऑल्सो नोन एज रूल ऑफ नेसेसिटी, ओके, और ये सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रोसीडिंग्स पर अप्लाई होते हैं। और सेक्शन नंबर 26 भी एक एक्सेप्शन है ऑफ द हियरसे एविडेंसेस, ओके। हम देखेंगे कौन से मामले में हियरसे हम देख रहे हैं। सबसे पहली बात, सबसेक्शन ए, इट टॉक्स अबाउट द डाइंग डिक्लेरेशन। सी, कोई भी स्टेटमेंट अगर दिया गया है किसी भी पर्सन के द्वारा एज टू कॉज ऑफ हिज डेथ, कि उस पर्सन की डेथ कैसे हुई, या फिर किसी ऐसे सर्कमस्टांसेस के बारे में या ऐसे ट्रांजैक्शन के बारे में जिस वजह से उसकी डेथ हुई है, इन केसेस इन विच कॉज ऑफ दैट पर्सन्स डेथ कम्स इनटू क्वेश्चन। ऐसे केसेस में जहां पे उस पर्सन के डेथ को ही क्वेश्चन करा जा रहा है कि आखिर इसकी मौत कैसे हुई, तो उसने जो भी स्टेटमेंट दिया है सच स्टेटमेंट विल बी रेलेवेंट, ठीक है। और ये मैटर नहीं करता है कि जब उसने ये स्टेटमेंट दिया था ही वॉज अंडर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ और नॉट। अगर हम यूके के लॉज देखें तो वहां पर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ जरूरी होता है, लेकिन यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ की जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसेक्शन 2 इज टॉकिंग अबाउट द कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आपने कोई भी एंट्री करी या मेमोरेंडम में कोई भी बात लिखी है, कोई भी बुक्स में आपने कोई चीज लिखी है जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आप लिखा करते थे, या फिर एज अ प्रोफेशनल ड्यूटी आप उस चीज को किया करते थे, तो उस एक्नॉलेजमेंट को, उस राइटिंग को, या साइन की हुई चीजें को, या उस रिसीट को, गुड्स, सिक्योरिटीज और प्रॉपर्टीज जो भी चीजें हैं उसके बारे में कोई भी डॉक्यूमेंट का भी इस्तेमाल किया गया है,
या डेट ऑफ लेटर जो है या कोई भी अदर डॉक्यूमेंट है जो कि रिटन या साइंड है, उन चीजों को हम एज पर सेक्शन 26 यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर पर्सन अवेलेबल नहीं है, जिस पर्सन ने वो डायरी बनाई थी, जिस पर्सन ने वो मेमोरेंडम लिखा था, वो पर्सन अगर डेड है या कैन नॉट बी फाउंड है या इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस है, तो इन सारे मामलों में हम उस पर्सन की डायरी यूज कर सकते हैं, उस पर्सन की बुक्स यूज कर सकते हैं, उस पर्सन ने जहां पर भी वो एंट्री करी है वो चीजें यूज कर सकते हैं। ओके, सबसेक्शन सी इज टॉकिंग अबाउट व्हाट स्टेटमेंट इज अगेंस्ट द पेक्यूनरी और प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट। किसी भी पर्सन ने अपने अगेंस्ट पेक्यूनरी इंटरेस्ट या प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई भी स्टेटमेंट दिया है कि ये स्टेटमेंट तो उसे एक्सपोज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी पर्सन ने ये कहा कि मैंने ए को तो लोन दिया है, लेकिन मैंने ए से लोन लिया था पर मैंने उसे वापस नहीं किए हैं पैसे। ये तो मैंने स्टेटमेंट दे दिया, अपने खिलाफ दिया है कि मैंने पैसे वापस नहीं करे हैं। ठीक है, दिस इज पेक्यूनरी इंटरेस्ट, और मैं अपने पेक्यूनरी इंटरेस्ट के अगेंस्ट अगर कोई भी स्टेटमेंट कह रही हूँ तो दैट विल बी रेलेवेंट। इसके बाद डी पॉइंट इज सेइंग दैट कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो कि ओपिनियन फॉर्म कर रहा है, किसी भी सच पर्सन का ओपिनियन की बात हो रही है, एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक राइट और कस्टम। डी पॉइंट में पब्लिक राइट और कस्टम की हम बात कर रहे हैं या फिर पब्लिक या जनरल इंटरेस्ट की हम बात कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग अगर किसी भी पर्सन ने कोई ओपिनियन दी है तो दैट ओपिनियन विल बी रेलेवेंट एज पर सबसेक्शन डी। सबसेक्शन ई इज टॉकिंग अबाउट व्हेन स्टेटमेंट रिलेट टू एग्जिस्टेंस ऑफ एनी रिलेशनशिप। किसी रिलेशनशिप की हम बात करें जो कि ब्लड मैरिज या अडॉप्शन के द्वारा एग्जिस्ट हुई है किसी भी पर्सन के बीच, तो कोई भी ऐसा स्टेटमेंट ऐसे पर्सन के द्वारा किया गया जिसके पास स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज थी, और वो स्टेटमेंट तब की गई थी बिफोर द क्वेश्चन इन डिस्प्यूट वाज रेज्ड, तो वो स्टेटमेंट रेलेवेंट हो जाएंगे। डोंट वरी, इसके लिए हम इलस्ट्रेशन भी देखेंगे। F clause is saying that when statement relate to existence of any relationship, यहाँ पर भी रिलेशनशिप, मैरिज, ब्लड और अडॉप्शन की बात हो रही है और ये विल के द्वारा की गई है या डीड के द्वारा की गई है। दैट मीन्स उन रिलेशनशिप के बारे में बात हो रही है, उस पर्सन के बारे में बात हो रही है जो डिसीज्ड पर्सन है। ओके, डिसीज्ड पर्सन ने कोई विल बनाई थी या किसी डीड में उसने कुछ भी कहा था कि ये चीजें तो मेरे बेटे को जाएगी, मेरा बेटा एक्स पर्सन है, तो उससे पता चल गया अगर हमें जानना है कि एक्स उसका बेटा है या नहीं, तो हम इस चीज को प्रूव कर सकते हैं कि विल में तो लिखा है, उसके फादर ने ये बात लिखी है कि हाँ दिस पर्सन इज माई चाइल्ड। और ये स्टेटमेंट्स भी होने चाहिए बिफोर द क्वेश्चन एंड डिस्प्यूट वाज रेज्ड। ये स्टेटमेंट वेदर ही इज चाइल्ड ऑफ सच पर्सन, सच डिसीज्ड पर्सन और नॉट, तो जो स्टेटमेंट दी गई उसके द्वारा बिफोर दिस डिस्प्यूट अराउज, तो उस स्टेटमेंट को हम रेलेवेंट मान लेंगे। अब जी पॉइंट इज सेइंग दैट व्हेन स्टेटमेंट इज कंटेन्ड इन एनी डीड, किसी डीड में कोई भी स्टेटमेंट दी गई है, विल या फिर कोई भी अदर डॉक्यूमेंट में दी गई है, तो वो जो ट्रांजैक्शन है स्पेसिफाइड इन क्लॉज ऑफ सेक्शन 11, अगर आपको सेक्शन 11 याद होगा तो इट टॉक्स अबाउट कस्टम। ओके, कस्टम्स की हम बात कर रहे थे, राइट्स एंड कस्टम्स की बात कर रहे थे। तो क्लॉज ए में हमने देखा था पर्टिकुलर इंस्टेंसेस में, सॉरी ट्रांजैक्शंस में, पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में जो भी चीजें हो रही है तो वो चीजें रेलेवेंट थी। एंड एच पॉइंट इज सेइंग दैट यहाँ पर हम जनरल पब्लिक की बात देखने वाले हैं। अगर कोई भी स्टेटमेंट नंबर ऑफ पर्सन के द्वारा किया जा रहा है या फिर नंबर ऑफ पर्सन, कोई क्राउड मिलके कोई फीलिंग या इंप्रेशन बता रहे हैं, तो वो रेलेवेंट हो जाएंगे एज पर सबसेक्शन एच। ओके, हम सेक्शन 26 के ये 8 क्लॉजेस पढ़ चुके हैं। अब इलस्ट्रेशन की बात करें तो सी, ये एक इलस्ट्रेशन हम देखते हैं। क्वेश्चन इज एज टू डेट ऑफ एज बर्थ। क्वेश्चन यहाँ पे उठा कि ए की डेट ऑफ बर्थ क्या है। एन एंट्री इन द डायरी ऑफ द डिसीज, तो डिसीज्ड सर्जन ने रेगुलरली वो अपने कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान अपनी डायरी में लिखा करता था कि उसने कितनी मदर की डिलीवरीज करवाई है, तो उसमें इस ए पर्सन का भी नाम दिया हुआ था। ठीक है, उससे हमें ए की डेट ऑफ बर्थ पता चल गई, तो ये कोर्स ऑफ बिजनेस हो गया। ठीक है, ई इलस्ट्रेशन हम देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि वेदर रेंट वाज पेड टू ए फॉर सर्टेन लैंड। अब हम आगे ये प्रूव करना है अगर हमें कि क्या ए को रेंट दिया गया, तो अ लेटर फ्रॉम एज डिसीज्ड एजेंट टू ए के डिसीज्ड एजेंट के द्वारा ए को लेटर लिखा गया था सेइंग दैट ही हैड रिसीव्ड रेंट ऑन एज अकाउंट। उसने बोला कि हाँ ए के अकाउंट में तो रेंट आ चुकी है, एंड हेल्ड दैट एज ऑर्डर्स इज अ रेलेवेंट फैक्ट। तो ये सारी चीजें रेलेवेंट फैक्ट हो गई। अगर हमें प्रूव करना था कि क्या रेंट ए को मिला है, तो ए के एजेंट ने ए को एक लेटर लिख के भेजा है कि हाँ आपके अकाउंट में पैसे आ गए हैं, तो दिस विल बी रेलेवेंट फैक्ट। ठीक है,
इलस्ट्रेशन आई देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि वेदर अ गिवन रोड इज अ पब्लिक वे, क्या ये जो सड़क है क्या ये पब्लिक वे है? तो स्टेटमेंट ए के द्वारा किया गया था। ए जो है वो डिसीज्ड हेडमैन था विलेज का। अब गांव के जो सरपंच होते हैं या जो गांव के जो बूढ़े लोग होते हैं जिनको हर चीजें पता रहती है कि हमारे गांव में क्या चल रहा है, कौन सी रोड, कौन से पब्लिक चीजें, क्या क्या, कैसा मंदिर, हर चीज का कैसे इस्तेमाल होता है, कौन से लोग इस्तेमाल करते हैं, क्या ये चीजें प्राइवेट है पब्लिक है, तो उन्हें हर चीज का आइडिया रहता है। तो डिसीज्ड हेडमैन ऑफ द विलेज ने कहा था कि ये जो रोड है ये तो पब्लिक रोड है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ रेलेवेंट हो जाने वाली है एज पर सेक्शन नंबर 26। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन के देख लीजिए। क्वेश्चन इज वेदर ए तो डेथ है, ए की डेथ हो चुकी है, वॉज द फादर ऑफ बी, वो बी का फादर था। तो ए का ये स्टेटमेंट कि बी वॉज हिज सन इज अ रेलेवेंट फैक्ट। ए ने कभी ये बात कही थी कि बी मेरा ही बेटा है, तो दिस विल बी अ रेलेवेंट फैक्ट हियर। अब देखते हैं सेक्शन नंबर 27। सी सेक्शन नंबर 27 बहुत ही सिमिलर है सेक्शन 26 के। इसमें सिर्फ एक एडिशनल बातें दी हुई है, दैट इज सबसे पहले हम देखेंगे अगर एविडेंस दिया जा रहा है विटनेस के द्वारा किसी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग में या किसी भी पर्सन के सामने जो कि ऑथराइज्ड है वो एविडेंस लेने के लिए, ठीक है, तो उसी subsequent judicial proceeding में लेटेस्ट या फिर लेटर स्टेज ऑफ द सेम जुडिशियल प्रोसीडिंग, सपोज ए पर्सन ने, एक विटनेस है, उसने स्टेटमेंट दे दिया या कोई एविडेंस दे दिया उसने कोर्ट के सामने, तो सबसीक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग में मतलब नेक्स्ट जो जुडिशियल प्रोसीडिंग कभी कोई और होगी या फिर लेटर स्टेज ऑफ सेम जुडिशियल प्रोसीडिंग, तो उस विटनेस को या ट्रूथ ऑफ द फैक्ट विच इज स्टेट व्हेन द विटनेस इज, अब हो सकता है विटनेस ने स्टेटमेंट तो दिया था पर उसकी डेथ हो गई। अब उसकी डेथ हो गई है तो उसने पहले जो स्टेटमेंट दिया था हम सब्सिक्वेंट स्टेज पर इस्तेमाल कर सकते हैं उस स्टेटमेंट का। अगर वो विटनेस डेड हो गया है या कैन नॉट बी फाउंड है या इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस है। एक पॉइंट यही ऐड यहाँ किया गया है स्टूडेंट्स कि उसे कीप केप्ट आउट ऑफ द वे बाय एडवर्स पार्टी। एडवर्स पार्टी ने सपोज उसकी किडनैपिंग कर ली या किसी भी जगह पे उस विटनेस को छुपा दिया है कि वो कोर्ट पहुंच ही नहीं सकता है स्टेटमेंट देने के लिए, तो उसके प्रीवियस स्टेटमेंट को इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और इफ हिज प्रेजेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड विदाउट एन अमाउंट ऑफ डिले या एक्सपेंस, ये तो हमने सेक्शन 26 में देखा। सेक्शन 26 में 5 ग्राउंड्स होते हैं स्टूडेंट, सेक्शन 27 में 6 ग्राउंड्स होते हैं कि हम पुराने स्टेटमेंट का इस्तेमाल हम कब कब कर सकते हैं। ठीक है, प्रोविजन देख लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट प्रोसीडिंग वाज बिटवीन द सेम पार्टीज, ठीक है, जो प्रीवियस प्रोसीडिंग चल रही थी सेम पार्टीज के बीच होनी चाहिए या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट के बीच में होनी चाहिए। और जो एडवर्स पार्टी है फर्स्ट प्रोसीडिंग का, जिस एडवर्स पार्टी ने केप्ट आउट रखा है इस विटनेस को, उसकी किडनैपिंग कर ली, उसे गायब कर दिया या किसी भी तरह से उसे कोर्ट नहीं पहुंचने दे रहा है, उस एडवर्स पार्टी के पास राइट एंड अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए थी। जब फर्स्ट टाइम इस विटनेस ने अपना स्टेटमेंट दिया ना, उस वक्त उस एडवर्स पार्टी के पास राइट और अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए थी क्रॉस एग्जामिनेशन करने की। ठीक है, एंड द क्वेश्चन इशू वर सब्सटैंशियली द सेम इन द फर्स्ट एंड सेकंड प्रोसीडिंग। और जो हमारी सेकंड प्रोसीडिंग अभी चल रही है या फिर लेटर स्टेज ऑफ सेम जुडिशियल प्रोसीडिंग अगर चल रही है, यहाँ का फैक्ट इन इशू, क्वेश्चन इन इशू जो है हमारा और पहले वाले केस का जो था वो सेम होना चाहिए, तभी हम उसके स्टेटमेंट को यहाँ 27 में इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, and a criminal trial or inquiry shall be deemed to be proceeding between the prosecutor and accused within the meaning of this section। क्रिमिनल ट्रायल और इंक्वायरी जो है उसे मान लिया जाएगा कि ये भी एक तरह का प्रोसीडिंग है बिटवीन द प्रोसिक्यूटर एंड एक्यूज पर्सन। ठीक है, क्रिमिनल ट्रायल के दौरान या इंक्वायरी के दौरान भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं विटनेस के प्रीवियस स्टेटमेंट को। ठीक है, now comes section 28, it talks about the statements made under special circumstances। यहाँ से अगर आपको 5 सेक्शन याद रखने हैं तो आप याद कर सकते हैं BPMAL, बीपी माल, इस वर्ड से आपको सारे सेक्शंस याद हो जाने वाले हैं इन 5 सेक्शन को। सबसे पहले बी से अगर हम याद करें तो यहाँ बात हो रही है एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट की। ओके, बुक्स की बात अगर हो रही है, अगर बुक्स में जो भी एंट्री दी हुई है इंक्लूडिंग मेंटेन्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये तो न्यू चीजें ऐड करी गई है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, रेगुलरली हम अपने बुक में जो भी एंट्री करते थे कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान, वो सारी चीजें रेलेवेंट हो जाएगी एज पर सेक्शन 28। लेकिन वर्ड हमेशा यूज होता है लॉ में, लेकिन सच स्टेटमेंट शेल नॉट अलोन बी सफिशिएंट एविडेंस टू चार्ज एनी पर्सन विद पेनल्टी विद लाइबिलिटी।
किसी भी पर्सन को लाइबिलिटी में डालने के लिए, उस पर चार्ज चलाने के लिए सिर्फ आपने अपनी बुक में एंट्री डाली थी कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान, दैट विल नॉट बी सफिशिएंट। आपको अदर कोरोबोरेटिव सब्सटेंसेस भी देने पड़ेंगे, एविडेंसेस देने पड़ेंगे, ठीक है। ये था हमारा एंट्रीज इन बुक सेक्शन नंबर 28। अब इलस्ट्रेशन इसकी बहुत इजी है। ए सूज बी फॉर 1000 रुपीज। ए ने बी को सू करा 1000 रुपए के लिए, और उसने डायरी दिखा दी कि देखिए मैंने अपने अकाउंट बुक में तो लिखा है कि आपने 1000 रुपए मुझे नहीं दिए हैं। तो ये एंट्री रेलेवेंट तो है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं रहेगी। आपको अदर एविडेंसेस भी दिखाने पड़ेंगे ये प्रूफ करने के लिए कि बी ने आपको 1000 रुपए नहीं दिए हैं। ओके, अदरवाइज इस तरह से तो सारे दुकानदार अपनी डायरी मेंटेन करने लगे और सारे कस्टमर्स को बोलते रहे कि आपने तो पैसे नहीं दिए, आपने तो पैसे नहीं दिए, ठीक है। अब सेक्शन 29 सी, बी वर्ड तो हमारा हो गया। नाउ कम्स पी। यहाँ पर बात हो रही है एंट्री इन एनी पब्लिक और अदर ऑफिशियल बुक। पब्लिक बुक्स की बात हो रही है स्टूडेंट्स, जो कि रजिस्टर या रिकॉर्ड या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जिसमें स्टेट किया गया है फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट, और ये पब्लिक सर्वेंट के द्वारा बनाया गया था, ओके, ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी। तो वो स्टेटमेंट या जो भी चीजें उसके द्वारा लिखी गई किसी भी ऑफिशियल बुक में, दैट विल बी अ रेलेवेंट फैक्ट एज पर सेक्शन नंबर 29। सेक्शन 30 टॉक्स अबाउट बीपी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एम, दैट इज मैप्स, ठीक है। कोई भी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट जो कि मैप में दिया हुआ है, चार्ट्स में दिया हुआ है, जो कि जनरली ऑफर किया जाता है फॉर द पब्लिक सेल, या किसी भी मैप और प्लान्स के बारे में जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है एज टू मैटर यूजुअली रिप्रेजेंटेड, तो उन्हें हम रेलेवेंट फैक्ट मान लेंगे एज पर सेक्शन 30। सपोज हमारे इंडिया के मैप में दिल्ली किस जगह पे लोकेटेड है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट में कोई भी चार्ट उन्होंने रिप्रेजेंट करा है या उन्होंने पब्लिश करा है, तो ये मान लिया जाएगा कि वो सही है, ओके, और वो रेलेवेंट रहेगा। सेक्शन 31 इज टॉकिंग अबाउट बीपीएम हो गया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्ट्स, ओके, सेंट्रल एक्ट या स्टेट एक्ट की अगर हम बात करेंगे, अगर कोर्ट को ओपिनियन फॉर्म करना है एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट ऑफ पब्लिक नेचर, जो कि पब्लिक नेचर का कोई फैक्ट है, तो कोई भी स्टेटमेंट जो कि सेंट्रल एक्ट या स्टेट एक्ट में दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन के द्वारा अगर किया गया था, और वो प्रिंटेड है या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है या डिजिटल फॉर्म में है, अपने ऑफिशियल गेजेट में उन्होंने डाला है, तो उसे रेलेवेंट मान लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो मैं ये बुक पढ़ा रही हूँ अभी, आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम करवा रही हूँ स्टूडेंट्स, तो ये भी ऑफिशियल गेजेट के द्वारा आया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पब्लिश करा है। तो ये जो बुक है जिससे मैं पढ़ा रही हूँ, ये पीडीएफ, दैट विल बी रेलेवेंट एज पर सेक्शन नंबर 31। Now comes section 32 BPMAL, okay, this is L, okay, L for law। कोई भी कोर्ट को अगर ओपिनियन फॉर्म करना है किसी भी लॉ ऑफ दी एनी कंट्री, किसी भी कंट्री के लॉ के रिगार्डिंग में अगर कोई ओपिनियन फॉर्म करना है, तो कोई भी स्टेटमेंट ऑफ सच लॉ जो कि किसी बुक में प्रिंटेड है, पब्लिश्ड है, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फॉर्म में भी आ सकते हैं, अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा ऑफ सच कंट्री in any such law and any report of the ruling of the court of such country contained in book including electronic digital form, तो these will be relevant। ये relevant कैसे होगा स्टूडेंट्स? सी, फॉर एग्जाम्पल हमारे कंट्री में, इंडिया में, अगर आपको जजमेंट्स वगैरह देखने हैं तो आप एससीसी जा सकते हैं, एआईआर देख सकते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है, हाई कोर्ट्स क्या कह रही है। हमारे सारे जजमेंट्स किसी जगह पे पब्लिश होते हैं। लॉ के लिए अगर हमें देखना है तो हम ऑफिशियल गेजेट में देखते हैं कि ऑफिशियल गेजेट पे कौन सी पीडीएफ आई थी, किसके द्वारा हम पॉश एक्ट देख सकते हैं, नए क्रिमिनल लॉज, ये सारी चीजों को अगर हमको प्रूफ करना है तो हम इस एक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, मतलब वो लॉ की पीडीएफ देते हैं या फिर उन बुक्स के पीडीएफ देते हैं, ठीक है। तो किसी भी लॉ ऑफ द कंट्री, किसी भी कंट्री के लॉ को अगर हमें प्रूफ करना है, तो ये सारे बुक्स, जिन बुक्स में नेचुरली उनका पब्लिश होता है कोई भी जजमेंट, कोई भी लॉ, तो वो सारे बुक्स वगैरह रेलेवेंट हो जाएंगे एज पर सेक्शन नंबर 32। नाउ कम्स सेक्शन 33। ये बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है। हाउ मच ऑफ द स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव्ड, कितना हमें प्रूफ करना है कोई भी स्टेटमेंट। तो कोई भी स्टेटमेंट ऑफ विच एविडेंस इज गिवन पार्ट ऑफ लॉन्गर स्टेटमेंट, या फिर किसी कन्वर्सेशन का पार्ट, या कोई आइसोलेटेड डॉक्यूमेंट, या फिर किसी बुक का पार्ट हमें प्रूफ करना है, या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या कनेक्टेड सीरीज का अगर हमें प्रूफ करना है, लेटर्स और पेपर्स, तो एविडेंस कितना दिया जाएगा? सो मच एंड नो मोर ऑफ द स्टेटमेंट। जितनी कन्वर्सेशन की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ उतना कन्वर्सेशन देना है हमें। सपोज हमें ए और बी के बीच की चैट को प्रूव करना है, ओके,
व्हाट्सएप पर चैट उनकी हुई थी, उसमें उन्होंने कुछ कंस्पिरेसी के बारे में बात करी थी, वो हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने पूरे जीवन में जितनी बात करी हो वो सारे चैट ले जाकर हम कोर्ट के सामने रख दें। जो रेलेवेंट होगा, सो मच एंड नो मोर, जितनी रेलेवेंट है हम उतनी ही चीजें प्रेजेंट करनी है कोर्ट में। जितनी डॉक्यूमेंट की जरूरत है या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बुक और सीरीज ऑफ लेटर्स जितनी नेसेसरी है, सिर्फ और सिर्फ उतना हम कोर्ट में देने जाएंगे। अब इससे आप एक अपनी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई सारे स्टूडेंट्स पूछा करते हैं कि हमें कितनी पढ़ाई करनी है, बीएसए में आखिर कितना पढ़ना है। तो जितना रेलेवेंट रहेगा स्टूडेंट्स, सिर्फ उतना ही आपको पढ़ना है। इसी तरह से सेक्शन नंबर 33 इज ऑल्सो सेइंग दैट कि जितनी स्टेटमेंट की हमें जरूरत है, नेसेसरी है, सिर्फ और सिर्फ हम उतना ही कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे। सेक्शन 34 इज टॉकिंग अबाउट द जजमेंट ऑफ कोर्ट व्हेन रेलेवेंट। अब कोर्ट की जजमेंट कब रेलेवेंट हो जाती है? तो सेक्शन 34 की अगर हम बात करें तो प्रीवियस जजमेंट जो रहता है वो रेलेवेंट रहता है टू बार अ सेकंड सूट और ट्रायल। अब पहले ही कोई जजमेंट आ चुकी है, हम इसे रेस जुडिकाटा के साथ भी पढ़ सकते हैं। ओके, रेस जुडिकाटा हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 11 ऑफ सीपीसी। ओके, अगर कोई भी जजमेंट ऑलरेडी आ चुकी है, जजमेंट, ऑर्डर या डिग्री, याद रखिएगा ये तीनों में से कोई भी चीज अगर आ चुकी है तो वो प्रिवेंट कर देगी कोर्ट को कि आप दोबारा कॉग्निजेंस नहीं ले सकते हैं, आप दोबारा से ट्रायल नहीं चला सकते हैं। ये था 34। 35 इज सेइंग दैट रेलेवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट एटसेट्रा इन प्रोबेट्स। यहाँ पर आपको 4 वर्ड याद रखना है स्टूडेंट्स, प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमल्टी और इंसॉल्वेंसी जुरिस्डिक्शन। अब इन चारों के रिगार्डिंग कोई भी जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री आई है कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा या फिर ट्राइब्यूनल के द्वारा, ट्राइब्यूनल शब्द न्यू ऐड करा गया है, कॉम्पिटेंट कोर्ट या ट्राइब्यूनल के द्वारा, इन चारों में से अगर कोई भी जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री आई है, दैट विल बी रेलेवेंट एज पर सेक्शन नंबर 35 एंड सच जजमेंट और ऑर्डर और डिक्रीज कंक्लूसिव प्रूफ। अब वो कंक्लूसिव प्रूफ भी शो करता है, किस चीज का कंक्लूसिव प्रूफ? अगर हमें कोई लीगल कैरेक्टर प्रूफ करना है विद रिगार्ड टू व्हेन सच जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री केम इनटू ऑपरेशन, या हमें कोई लीगल कैरेक्टर प्रूफ करना है टू विच इट डिक्लेयर्स एनी सच पर्सन टू बी इंटाइटल्ड accrued to that person at the time when such judgment, order or decree declares it to have accrued to that person, या हमें कोई लीगल कैरेक्टर प्रूफ करना है which it takes away, कोई लीगल कैरेक्टर डिक्लेयर किया जा रहा है, कन्फर किया जा रहा है, डिक्लेयर किया जा रहा है या टेक अवे किया जा रहा है, ये सारी चीजें हम उस जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री से प्रूफ कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई भी थिंग विच इट डिक्लेयर्स एनी पर्सन टू बी सो इंटाइटल वाज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्सन, किसी पर्सन की प्रॉपर्टी भी अगर हमें प्रूफ करनी है तो हम इन चारों में से, दैट मीन्स प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमल्टी या इंसॉल्वेंसी जुरिस्डिक्शन की जो जजमेंट आई है, ऑर्डर आई है, डिग्री आई है, वो हम प्रूफ कर सकते हैं। दैट इज सेक्शन 35। 36 talks about the judgment, order or decree other than mentioned in 35। 35 में तो 4 बातें हमने देखी, 4 जुरिस्डिक्शन हमने देखा। उसके अलावा अगर कोई भी जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री आती है जो कि पब्लिक नेचर की है, वो रेलेवेंट हो जाएगी इस सेक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, बट वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं रहेगी स्टूडेंट्स। ओके, दिस इज सेक्शन नंबर 36। अब हम सेक्शन 37 की बात करें तो इट सेज दैट जजमेंट और ऑर्डर और डिक्री अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 34, 35, 36, इन तीनों सेक्शन के अलावा कोई भी जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री अगर आप कोर्ट में लेकर आएंगे तो वो इररेलेवेंट हो जाएगा जब तक कि एग्जिस्टेंस ऑफ उस जजमेंट की एग्जिस्टेंस ही पर ही सवाल ना उठ जाए कि ये जजमेंट तो इसने गलत लिखा है, या फिर ये जजमेंट तो ये बस ऐसे ही कहीं से कुछ भी कागज में खुद से लिख कर ला दिए कि हाँ ये तो जजमेंट है, आपने झूठ बोला है कि ये जजमेंट है। ओके, एग्जिस्टेंस ऑफ सच जजमेंट और ऑर्डर और डिक्री अगर फैक्ट में है तो ही हम इन 3 सेक्शन के अलावा कोई भी जजमेंट और डिग्री और ऑर्डर पर सवाल उठा सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, A has obtained a decree for possession of land against B, ठीक है, C जो है B का सन है, उसने मर्डर कर दिया A का इन consequence of this, तो existence of judgment is relevant as to showing motive of the crime। अब मोटिव ऑफ द क्राइम प्रूफ करने के लिए उस जजमेंट को हमें प्रूफ करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, बिकॉज ये एक तरह का, इससे हम मोटिव प्रूफ कर पा रहे हैं उस पर्सन का, उसने क्यों मारा। नाउ कम्स सेक्शन 38। ये तो बहुत ही ईजी है, इसमें सिर्फ 3 पॉइंट आपको याद रखना है। दैट मीन्स अगर कोई भी फ्रॉड, कॉल्यूजन
या इनकम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा कोई भी जजमेंट पास किया गया है तो उसे हम एज पर सेक्शन नंबर 38 प्रूव कर सकते हैं। नाउ कम्स सेक्शन 39। अब यहाँ से ओपिनियंस ऑफ थर्ड पर्सन रेलेवेंट कब हो जाता है बताया जाएगा। इसमें ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट भी शामिल है। किसी भी तीसरे पर्सन की ओपिनियन कब कब रेलेवेंट हो सकती है। तो सेक्शन 39 में सबसे पहले हम देखते हैं ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट। तो एक्सपर्ट जो होते हैं वो किस किस चीजों के एक्सपर्ट होते हैं। फॉरेन लॉ के एक्सपर्ट हो सकते हैं, साइंस के एक्सपर्ट हो सकते हैं, आर्ट के हो सकते हैं, किसी भी अदर फील्ड के हो सकते हैं, हैंड राइटिंग के एक्सपर्ट हो सकते हैं, फिंगर इंप्रेशन के एक्सपर्ट हो सकते हैं। ये अदर फील्ड अभी न्यूली ऐड करा गया है इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारी चीजों के रिगार्डिंग जिस भी पर्सन को नॉलेज है या स्पेशली स्किल्ड है तो उस पर्सन को हम एक्सपर्ट कहेंगे और उसकी जो भी ओपिनियन रहेगी वो सेक्शन नंबर 39 में रेलेवेंट हो जाएगी। अगर हम हैंड राइटिंग की बात करें तो हैंड राइटिंग का आपको भी नॉलेज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने फ्रेंड्स की राइटिंग देखा करते होंगे, जिस भी पर्सन के साथ आपका जो भी बेस्ट फ्रेंड होगा उस पर्सन की राइटिंग अगर आप रेगुलर देख रहे हैं तो उस पर्सन की हैंड राइटिंग है या नहीं इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में आप बता सकते हैं। तो उस मामले में आप भी एक्सपर्ट हो गए। ठीक है, दिस इज सेक्शन 39। सेक्शन 39 में सिर्फ आपको पॉइंट्स याद रखने की किन किन चीजों के एक्सपर्ट की बात हो रही है। तो फॉरेन लॉ के एक्सपर्ट की बात हो रही है, साइंस, आर्ट, कोई भी अदर फील्ड, हैंड राइटिंग, फिंगर इंप्रेशन, जो कि पर्सन स्पेशली स्किल्ड है इन सब चीजों के लिए उस पर्सन को हम एक्सपर्ट कहते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन देख लीजिएगा, बहुत ईजी है। सबसेक्शन 2 देख लीजिए, व्हेन इन अ प्रोसीडिंग कोर्ट को अगर ओपिनियन फॉर्म करनी है ऑन एनी मैटर विच इज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड और स्टोर्ड। सी कंप्यूटर रिसोर्स की यहाँ पर बात हो रही है या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के मामले में एक्सपर्ट की बात हो रही है तो हम ओपिनियन ऑफ एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के पास जाएंगे। ओके, ये वर्ड याद रखिएगा, एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, जो कि सेक्शन 79A ऑफ IT एक्ट में दिया हुआ है। तो उनकी जो स्टेटमेंट रहेगी, उनकी जो ओपिनियन रहेगी दैट विल बी relevant as per section 39 and for the purpose of this subsection examiner of electronic evidence जो है उसे भी हम एक्सपर्ट कहेंगे क्योंकि सबसेक्शन 2 में हमने पढ़ लिया। सेक्शन 40 बहुत ही छोटा सेक्शन है। इट सेज दैट जो भी ऐसे फैक्ट्स ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट पे अगर हमने कोई फैक्ट्स बनाया मतलब ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट ने जो भी फैक्ट्स पर अपने ओपिनियन बनाया वो फैक्ट्स भी रेलेवेंट हो जाते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन देखिए, क्वेश्चन इज वेदर ए वाज पॉइजन्ड बाय सर्टेन पॉइजन। ए को पॉइजन दिया गया था सर्टेन पॉइजन के द्वारा। अब फैक्ट है कि अदर पर्सन्स हु वर पॉइजन्ड बाय दैट पर्सन, और जो भी पर्सन उस पॉइजन को इस्तेमाल करता है या उस पॉइजन को जिस भी पर्सन को दिया जाता है उनके अंदर सर्टेन सिम्टम्स देखा जाता है। हो सकता है कि इस पॉइजन के द्वारा जिसकी भी डेथ होती है उसके मुंह से झाग निकलता है, उसकी बॉडी पर्पल हो जाती है, या जो भी सिम्टम्स होते हैं वो कॉमन सिम्टम्स देखे जाते हैं इस पॉइजन को जो भी कंज्यूम करता है। तो उन सिम्टम्स को भी यहाँ पर रेलेवेंट माना जाएगा बिकॉज दीज आर द फैक्ट्स जिस फैक्ट पर उस एक्सपर्ट ने अपनी ओपिनियन फॉर्म करी है। दिस इज सेक्शन नंबर 40। सेक्शन 41 is talking about the opinion as to handwriting and signature when relevant। हैंड राइटिंग और सिग्नेचर की ओपिनियन कब रेलेवेंट हो जाएगी तो यहाँ पर कुछ बातें लिखी है। सबसे पहली बात, कोई भी पर्सन जो कि एक्वेंटेड है आपकी हैंड राइटिंग से, ठीक है, जो पर्सन आपको देखा करता था लिखते हुए या जिस पर्सन के पास आपके पास हैबिचुअली जिनके पास आपकी हैंड राइटिंग पहुंचा करती थी, ठीक है, तो ये सारी चीजें रेलेवेंट हो जाती है। सी व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द पर्सन बाय whom any document was written or signed, opinion of any person who is acquainted with the handwriting of person by whom it is supposed to be writing or signed that it was or was not written by that person is relevant fact। A person को कब हम मानेंगे कि he is acquainted with the handwriting of another person? When he has seen that person write or when he has received the document purporting to be written by that person, okay, and addressed to that person, or when the ordinary course of business document purporting to be written by that person have been habitually submitted, या उन्हें एड्रेस किया जाता था या habitually सबमिट किया जाता था। तो ये चारों वर्ड याद रखिए। बस सेक्शन 41 कंप्लीट। Section 41 का clause 2, okay, this is subsection 2. It says that when court has to form an opinion as to electronic signature। अब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के रिगार्डिंग अगर कोर्ट को ओपिनियन फॉर्म करना है तो वो सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास जाएगी जिसने ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को इशू करा था। ठीक है,
Section 42 is talking about opinion as to existence of the general custom or right when relevant. When the court has to form an opinion as to existence of any general custom, किसी भी जनरल कस्टम या राइट के रिगार्डिंग अगर ओपिनियन फॉर्म करना है एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ सच कस्टम और राइट ऑफ द पर्सन हु वुड बी लाइकली टू नो ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, तो जिस भी पर्सन को उस राइट और कस्टम के बारे में जनरल नॉलेज है उस पर्सन की ओपिनियन हम दे सकते हैं और वो पर्सन की ओपिनियन रेलेवेंट हो जाती है। और यहाँ जनरल कस्टम और राइट में शामिल है कस्टम और राइट्स जो कि कॉमन है किसी भी कंसिडरेबल क्लास ऑफ पर्सन के लिए। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है हर फैमिली का कुछ पर्टिकुलर कस्टम होता हो या कुछ कि हर साल हमारे यहाँ ये चीज़ होती है या किसी पर्टिकुलर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का कुछ अलग तरीका हो, तो वो उनके कस्टम और राइट्स में आ जाएगा अगर वो रेगुलरली कई सालों से वो चीज़ करते आ रहे हों। और जिन भी पर्सन को उस फैमिली के उस कस्टम का आइडिया है वो पर्सन एक्सपर्ट बन जाता है और उसकी ओपिनियन रेलेवेंट हो जाती है एज पर सेक्शन 42। Illustration: right of the villagers of a particular village to use water of a particular well. अब कुछ गांव वालों का ये राइट है कि वो पर्टिकुलर कुएं से पानी लेते हैं, तो दैट इज द जनरल राइट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। ओके, क्योंकि ये कंसिडरेबल क्लास ऑफ पर्सन की बात हो रही है। 43 is talking about opinion as to usages and tenets. यूसेजेस एंड टेनेट्स की अगर हम बात करें कि कब रेलेवेंट हो जाते हैं, तो जब कोर्ट को ये ओपिनियन फॉर्म करना है एज टू यूसेजेस एंड टेनेट्स ऑफ एनी बॉडी ऑफ मेन और फैमिली, ओके, या कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस ऑफ एनी रिलीजियस और चैरिटेबल फाउंडेशन, या फिर किसी भी वर्ड और टर्म्स जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया में यूज किया जाता हो, पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्सन के द्वारा यूज किया जाता हो, तो जिस भी पर्सन के पास स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज है, स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज ऑफ सच कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस या उस वर्ड के रिगार्डिंग या फिर यूसेज एंड टेनेट्स के रिगार्डिंग अगर किसी भी पर्सन को स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज है, तो उसकी कही हुई कोई भी बात, उसकी कही हुई ओपिनियन हमारे लिए रेलेवेंट हो जाएगी। नाउ कम्स सेक्शन नंबर 44, ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप व्हेन रेलेवेंट। तो किसी भी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अगर कोई पर्सन ओपिनियन देता है तो कब रेलेवेंट हो जाएगा, तो ऐसे पर्सन ओपिनियन दे सकते हैं जिनके पास स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज हो, ओके, प्रोवाइडेड दैट ये ओपिनियन सफिशिएंट नहीं रहेगा अगर हमें मैरिज प्रूफ करना है इन द प्रोसीडिंग अंडर डाइवोर्स एक्ट, या फिर प्रोसिक्यूशन अगर चल रहा है सेक्शन 80 to 84, दैट इज हमारे बाइगमी से रिलेटेड अगर कोई भी मैटर चल रहा है, तो उस मामले में सिर्फ ओपिनियन से मैटर नहीं करता है, ओके, हमें अदर प्रूफ भी देने पड़ेंगे। क्वेश्चन है वेदर ए एंड बी वर मैरिड, क्या ए और बी शादीशुदा हैं? तो फैक्ट ऐसा है कि उन्हें यूजुअली ट्रीट किया जाता था उनके फ्रेंड्स के द्वारा एज हस्बैंड एंड वाइफ, तो ये फैक्ट यहाँ पर रेलेवेंट हो जाएगा। सेक्शन नंबर 25 टॉक्स अबाउट द ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन व्हेन रेलेवेंट। अब किसी के ओपिनियन की ग्राउंड्स, कौन से ग्राउंड्स पर उन्होंने ओपिनियन फॉर्म किया वो भी रेलेवेंट हो जाएगी, ओके। 45 इज सेइंग दैट व्हेनेवर द ओपिनियन ऑफ एनी लिविंग पर्सन इज रेलेवेंट, किसी भी लिविंग पर्सन की ओपिनियन अगर रेलेवेंट है तो किस ग्राउंड्स पर वो ओपिनियन बनाई गई है वो भी चीजें रेलेवेंट हो जाएगी। सी, एन एक्सपर्ट मे गिव एन अकाउंट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड बाय हिम फॉर द पर्पस ऑफ फॉर्मिंग हिज ओपिनियन। आपने ओपिनियन दिया अपना, ठीक है, आपने बताया आप एक एक्सपर्ट थे, आप एक्सपर्ट थे कि हाँ इस पर्सन की डेथ कैसे हुई है आपको ये बताना था, ठीक है, तो आपने किस ग्राउंड्स पर बताया कि इस पर्सन की डेथ तो पर्टिकुलर पॉइजन से ही हुई है, तो जो भी आपने ग्राउंड्स लिख कर दिए, जो भी फैक्ट्स आपने लिख कर दिए, किस ग्राउंड पर वो फैक्ट आपने बनाया है, किस पर आपने वो ओपिनियन दिया, वो ग्राउंड्स यहाँ पर रेलेवेंट हो जाएंगे एज पर सेक्शन 45, ठीक है। नेक्स्ट कम्स कैरेक्टर व्हेन रेलेवेंट। कैरेक्टर किसी का कब रेलेवेंट हो जाता है स्टूडेंट्स? सेक्शन 46 में बोला गया सिविल केसेस में कैरेक्टर हमेशा इररेलेवेंट होता है। जनरल रूल है कि सिविल केसेस में द फैक्ट दैट कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन इज कंसर्न्ड इन सच एज टू रेंडर प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल एनी कंडक्ट, कोई भी कंडक्ट इम्प्यूट किया गया था वो इररेलेवेंट हो जाएगा एक्सेप्ट इन सो फार सच कैरेक्टर अपीयर्स फ्रॉम फैक्ट अदरवाइज रेलेवेंट। अब केस के फैक्ट के अकॉर्डिंग उस पर्सन का कैरेक्टर रेलेवेंट हो जा रहा है सिविल केसेस में तो ही हम उसको रेलेवेंट मानेंगे, अदरवाइज सिविल केसेस में कैरेक्टर इररेलेवेंट होता है। 47 इज सेइंग दैट क्रिमिनल केसेस में प्रीवियस गुड कैरेक्टर रेलेवेंट होता है किसी पर्सन का,
कोई भी पर्सन जो कि एक्यूज्ड है उसका प्रीवियस गुड कैरेक्टर रेलेवेंट हो जाएगा। 48 में बोला गया एविडेंस ऑफ कैरेक्टर और प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस नॉट रेलेवेंट इन सर्टेन केसेस। सी यहाँ पर कुछ केसेस है दैट इज रेप के ऑफेंसेस है यहाँ पर, और जो भी सेक्सुअल ऑफेंसेस है ये सारे इन सेक्शंस में दिए हुए हैं टिल सेक्शन नंबर 78 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता भी स्टूडेंट्स में आपको पढ़ाऊंगी, चिंता मत करिए। तो 64 से लेके 78 तक जो भी ऑफेंसेस बन रहे हैं ये सारे ऑफेंसेस सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, या फिर अगर इनकी अटेम्प्ट करी जा रही है तो उन मामलों में अगर हमें कंसेंट प्रूफ करना है, ओके, कंसेंट अगर यहाँ पर इशू में है तो हम एविडेंस नहीं दे सकते हैं उस विक्टिम के प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस के बारे में विद एनी पर्सन, ओके, ये रेलेवेंट नहीं होगा एज पर सेक्शन नंबर 48। Section 49 is saying that previous bad character is not relevant except in reply. 47 में बोला गया कि क्रिमिनल मामलों में प्रीवियस गुड कैरेक्टर तो रेलेवेंट होगा लेकिन प्रीवियस बैड कैरेक्टर रेलेवेंट नहीं होगा एक्सेप्ट इन रिप्लाई। मतलब अगर आप खुद ही ये बात कह रहे हैं कि नहीं नहीं आपका तो बहुत गुड कैरेक्टर है, तब हम यहाँ पर एविडेंस दे सकते हैं कि नहीं आपका गुड कैरेक्टर नहीं है, आपका तो बैड कैरेक्टर है। तो this section does not apply in case in which bad character of any person is itself a fact in issue. See, अगर किसी भी पर्सन का बैड कैरेक्टर खुद ही इशू में है वहां पर हम बैड कैरेक्टर का प्रूफ दे सकते हैं, अदरवाइज हम बैड कैरेक्टर का प्रूफ सिर्फ तभी देंगे जब सामने वाला पर्सन ये इम्प्यूट कर रहा है कि ही हैज अ गुड कैरेक्टर, एंड दूसरी बात प्रीवियस कन्विक्शन रेलेवेंट हो जाता है एज एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर। Now comes section 50, it talks about the character as affecting damages. अगर हमें damages claim करना है सिविल मामलों में, ओके, सी सेक्शन नंबर 50 और सेक्शन नंबर 45 ये दोनों सेक्शन नंबर 46 एंड 50 ये दोनों सिविल केसेस में बात करते हैं एंड 47, 48, 49 ये तीनों क्रिमिनल केसेस की बात करते हैं। 50 में बोला जा रहा है सिविल केसेस के मामलों में अगर किसी भी पर्सन का कैरेक्टर अफेक्ट करता है अमाउंट ऑफ डैमेजेस को विच ही ऑट टू रिसीव तो वो रेलेवेंट हो जाएगा, ठीक है। और सेक्शन 46, 47 एंड 49 में कैरेक्टर में रेप्यूटेशन एंड डिस्पोजिशन दोनों चीजें आ जाती है। रेप्यूटेशन का मतलब होता है जनरल रेप्यूटेशन और डिस्पोजिशन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ आपका कैसा कैरेक्टर रहा है, ठीक है। तो दिस विल बी रेलेवेंट एज पर 46, 47 एंड 49। इसी के साथ हमारा सेक्शन 50 तक कंप्लीट होता है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन नंबर 51 से स्टार्ट करने वाले हैं। वी आर गोइंग गुड स्टूडेंट्स एंड हमारा और 3 लेक्चर में ये मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 3 लेक्चर्स में हमारे पूरी भारतीय साक्ष्य अधिनियम कंप्लीट हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियोस समझ आ रहे होंगे। आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, हमारे वीडियोस को लाइक करिएगा, बिकॉज दिस गिव्स मी मोटिवेशन कि मैं आपके लिए फर्दर वीडियोस ला सकूं। और भले आप किसी भी अदर स्टूडेंट्स को ये वीडियो शेयर करें या ना करें, दैट इज टोटली अप टू यू, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, क्योंकि ऑन बिहाफ ऑफ दैट आई विल ट्राई टू मेक मोर वीडियोस। और अगर आपको मेरे पढ़ाने के तरीके में कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है या कुछ अगर आपके कुछ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी हैं तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, तो उस चीज़ को मैं सुधारने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और एक बात, ये वीडियो सारे 6 बजे आते हैं, हर रोज़ 6 बजे आते हैं, ओके। तो आप आज ये वीडियो देख रहे हैं तो कल भी हमारे 6 बजे नए वीडियोज़ आ जाएंगे, सो बी प्रिपेयर्ड।